हाँ, अगर गवर्नर जनरल कोई नया कानून बनाना चाहता है तो गवर्नर जनरल को की हेल्प के लिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो टीम है 4 मेंबर्स की, वो चारों के चारों मेंबर उस कानून को सही बोलना, सही समझना और उस पर एग्रीमेंट करना, जब वो कानून गवर्नर जनरल के थ्रू पास किया जा सकता है, उससे पहले पास नहीं हो सकता। यही कानून मद्रास गवर्नर के लिए और बॉम्बे गवर्नर के लिए था। मद्रास गवर्नर अगर अपने हुकूमत में कोई कानून नया लाना चाहता है तो उसका जो असिस्टेंट है, जो उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो लॉ को उसके फेवर में रहना, वो लॉ के सपोर्ट में रहना। इसी तरह बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बॉम्बे का जो गवर्नर था, अगर वो कोई कानून नया लाना चाहता है, नया लॉ लाना चाहता है, तो उसका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके सपोर्ट में रहना। इस तरह के चेंजेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत शुरू किए। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, बंगाल में जो डुअल गवर्नमेंट चल रही थी, दो हुकूमतें, यानी डुअल गवर्नेंस, इससे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा है। इसके तहत आपको थोड़ा डिटेल में बताना जरूरी है। डुअल गवर्नमेंट ये है, डुअल गवर्नमेंट में बंगाल का जो नवाब था, मुगल एम्पायर्स ने बंगाल के नवाब को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप वहां के रहने वाले हिंदुस्तानियों को देखभाल करेंगे, उनकी ज़रूरतों को आप समझेंगे, उनकी ज़रूरतों को जानकर हम तक लेके आएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनकी तमाम ज़रूरतें पूरे करने के लिए आप कोशिश करेंगे। ये था नवाब की जिम्मेदारी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी थी कि बिहार, उड़ीसा और मद्रास में आप जो है टैक्स कलेक्ट करके अपना टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। क्योंकि नवाब को उसकी जिम्मेदारी की कोई सैलरी नहीं मिल रही थी, नवाब को उसकी जिम्मेदारी का कोई मुआवजा नहीं मिल रहा था, कोई टैक्स नहीं मिल रहा था, इसके वजह से नवाब ने अपने काम में लापरवाही करना शुरू कर दी। इसके वजह से हुआ ये कि वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स को हुकूमत से कोई फायदा नहीं मिल रहा था, कोई स्कीम नहीं मिल रहा था, कोई मुनाफा नहीं मिल रहा था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, डुअल गवर्नमेंट को हटाकर वो सारे जो काम काज है अपनी जिम्मेदारी में ले लिए और नवाब को रिटायर करके उसके नाम एक पेंशन शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कलकत्ता में कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से नया कोर्ट बनाया, नई अदालत बनाई, अदालत उस्मा जिसे कहते हैं, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें जो है एक चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया और 3 ऑर्डिनरी जजेस अपॉइंट किए गए। और ये कोर्ट और ये अदालत सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के लिए थी। ये अदालत इंडिया वालों के लिए नहीं थी, ये अदालत हिंदुस्तानियों के लिए नहीं थी, यह अदालत इंडियंस के लिए नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के लिए थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट में शामिल हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू पास किए गए। इसके साथ साथ रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ नुकसान भी थे। जहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के थोड़े बहुत फायदे, एडवांटेजेस भी है, वहीं पे रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ नुकसान भी है। कुछ नुकसान भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, कुछ डिफेक्ट्स भी है। वो डिफेक्ट्स को खत्म करने के लिए, वो नुकसान के भरपाई करने के लिए और एक एक्ट शुरू किया गया जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में स्टार्ट किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में शुरू किया गया। हाँ, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो खामियां थे, जो खराबियां थे, जो गलतियां थे, उन्हें सॉल्व करने के लिए, उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 स्टार्ट किया गया। ये एक्ट स्टार्ट किया गया बाय विलियम पिट्स, ब्रिटिश का एक इंग्लैंड का एक नौजवान था जो सिर्फ 21 साल का था और सिर्फ 3 साल के अंदर, यानी 24 साल में वो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर बन गया। और उसी के जरिए से ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 स्टार्ट किया गया। There were many inconsistencies in the regulating act. Okay,
Pitt's India Act was implemented. The government of England restricted the powers of East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो पावर था वो किसका था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का था, जो जो 24 मेंबर्स थे उनका था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया, वो पावर को डिवाइड किया गया। ठीक है, वो पावर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक कमर्शियल टाइप में और एक पॉलिटिकल टाइप में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे 24, उन्हें सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पावर तक उनके पास रखा गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल पावर है, जो तिजारत के हिस्से हैं, वो सारे तिजारत के मामला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले रखे गए। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल पावर था, पॉलिटिकल पावर यानी जो प्रेसिडेंसीज पर उसकी जो हुकूमत थी, बंगाल प्रेसिडेंसी पर, बिहार मद्रास प्रेसिडेंसी पर और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर, ये सारे प्रेसिडेंसीज पर जो कब्जा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कब्जा एक नए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को, नया बोर्ड बनाकर उन्हें दिया गया। एक नई टीम बनाई गई, जिसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स कहा जाता है। और इनमें 6 मेंबर्स थे, 6 कमिश्नर्स थे। A new institution named Board of Controllers consisting of 6 commissioners were started. एक नया इंस्टीट्यूशन, नया बोर्ड, नया डिपार्टमेंट शुरू किया गया। एक नई टीम बनाई गई जिसमें 6 कमिश्नर्स थे। ये 6 कमिश्नर्स को पॉलिटिकल पावर्स दिए गए। This board has powers to direct and control the issues related to land taxes, जमीनात के टैक्स के बारे में, और मिलिट्री के बारे में, और सिविल एरियाज के बारे में। सिविल एरियाज मतलब कौन से? वो जो 3 प्रेसिडेंसीज है उसके बारे में इन्हें कंट्रोल दिया गया। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल came into existence in the place of board of directors. ठीक है, now this act declared that the Indians have attained their paramount power in the name of the British Empire only. ठीक है, but not on their own. इंडियंस जितने भी आज के दौर में, यानी उनके दौर में इंडियंस जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पे आए, बड़े बड़े जॉब्स पे आए, बड़े बड़े तिजारतों में आए, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से, अपने आप के वजह से नहीं, अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की काबिलियत की वजह से इंडियंस जो है इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हुए, इतने ज़्यादा बाशऊर हुए, इतनी बड़ी सोच और बड़ी फिक्र रहने वाले बने। तो इस लिहाज से ब्रिटिश पर हक है कि वो इंडियंस पर हुकूमत करे। तो इस वजह से पिट्स इंडिया एक्ट के वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल पावर निकाल दिया गया और सारे इंडिया पर। Hence the government of England is the ultimate ruler of India. इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है, वो वही अकेली सारे इंडिया पर हुकूमत करेगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ तिजारत के तहत रखी गई, उसकी मोनोपोली चेंज नहीं की गई, उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया, बस उसका पॉलिटिकल पावर छीन लिया गया। ठीक है, अब वो सिर्फ और सिर्फ एक तिजारती कंपनी बन के रह गई, एक कारोबारी कंपनी बन के रह गई। उसका सियासत में कोई असर नहीं रहा, पॉलिटिक्स में कोई असर नहीं रहा, उसके पॉलिटिकल पावर्स छीन लिए गए और जितने भी इलाकों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल पावर्स थे, वह सारे इलाकों पर ब्रिटिश हुकूमत कायम हो गई और इंग्लैंड की हुकूमत कायम हो गई। ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का असर।